हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ और आज है 11 अगस्त, ठीक है। 11 अगस्त और यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर मैप के साथ पढ़ाता हूँ। किसके साथ? मैप के साथ, ठीक है। तो मैं देर करता हूँ शुरू करता हूँ आपके CS के CM क्लासेस में स्वागत के साथ। और आज देखते हैं आपको क्या नया सीखने को मिलता है। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है, जिससे कि चैनल ग्रो कर सके। तो आइए आज देखते हैं आपको क्या नया सीखने को मिलता है। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देखिए, जंगल का राजा, ठीक है, ये जंगल का राजा कहे जाने वाले शेर को बेशक ही किसी परिचय की जरूरत ना हो, ठीक है, लेकिन लगातार इसकी गिरती आबादी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हर साल विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ओके, तो इसका सही जवाब है 10 अगस्त। ऑप्शन है 10 अगस्त को हर साल विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। आप कहेंगे इतना लंबा चौड़ा लिख दिए, देखिए अच्छा लगता है लिखना, ठीक है। तो आपको भी कुछ नया यहाँ पे देखने को मिला होगा। तो हर साल विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, सॉरी अगले प्रश्न क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, अगर एशियाई शेर की बात की जाए, भारत में एशियाई शेर की बात की जाए, तो दुनिया भर में एशियाई शेरों का अगर हब देखा जाए या प्राकृतिक आवास देखा जाए, तो भारत का गिर नेशनल पार्क है। और भारत का जो गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है, यानी कि ये नेचुरल तौर पे यहाँ पे एशियाई शेर मिलते हैं। अगर एशियाई शेरों की जनसंख्या की बात की जाए, तो एशियाई शेरों की जनसंख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। कैसे? क्योंकि अभी एशियाई शेरों की संख्या जो है 674 के आसपास है, ठीक है। और ये 2020 में जनगणना हुई थी इनकी, ठीक है, इनकी गणना हुई थी 2020 में। और ये हर 5 साल में गणना होती है। और 2023 चल रहा है, यानी कि 2025 में अब पता चलेगा कि इनकी संख्या कितनी बढ़ के हो गई है 6 से 74 से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एशियाई शेर जो प्राकृतिक आवास है उनका अगर पूछा जाए आपसे, तो गिर नेशनल पार्क में मिलेगा। और वो गिर नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात में मिलेगा। कुछ यहाँ पे स्पेशल जो डे हैं अगस्त के, उसको देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, 6 अगस्त को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है और 6 अगस्त को एंटी न्यूक्लियर डे भी मनाया जाता है, ठीक है। और 6 अगस्त को हिरोशिमा डे भी मनाया जाता है। 8 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। 9 अगस्त को क्यूट इंडिया डे, क्यूट यानी कि वो क्यूट इंडिया डे, ठीक है, भारत छोड़ो दिवस करके। उसके बाद अगस्त 9 को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और 15 अगस्त को कौन नहीं जानता, भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये तमाम कुछ इम्पोर्टेंट जो दिवस हैं वो यहाँ पे देख लीजिए आप। 29 अगस्त देखेंगे तो नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना कुछ जानकारी मिली। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूँ, भारत में नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे गिर नेशनल पार्क की वहाँ बात हो रही थी, अगर वैसे पूछ लिया जाए भारत में नेशनल पार्क कितने हैं, तो इसका सही जवाब है 106। भारत में टोटल 106 नेशनल पार्क है। और सबसे पहला नेशनल पार्क पूछा जाए तो 1936 में बना था, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। ये पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जब अलग हुआ ना, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में चला गया था, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? डिजिटल खानाबदोश रणनीति, इसको क्या कहते हैं? इसको अदर नाम से बोलें तो डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में कौन से देश ने डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी पेश की है, तो इसका सही जवाब है आपका कनाडा, ठीक है। जो कनाडा देश है उसने ऐसा किया। और अब सोचेंगे कनाडा ने ये डिजिटल खानाबदोश नीति क्यों शुरू की? क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ छपी थी जिसमें ये कहा गया था कि कनाडा डज नॉट हैव एनफ वर्कर। कनाडा के पास पर्याप्त श्रमिक नहीं है काम करने के लिए, वहाँ पे कुशल श्रमिक नहीं है काम करने के लिए। तो कनाडा क्या कह रहा है कि हम जो विदेशों के यानी कि अन्य देश के जो कुशल श्रमिक हैं, कुशल जो लोग हैं जो अपने काम में माहिर हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं अपने यहाँ, ठीक है। उन्हें खानाबदोश कहा जा रहा है। तो ये डिजिटल तरीके से उनको इनवाइट किया जा रहा है कि आप आइए हमारे पास, आइए, आपको यहाँ पे काम मिलेगा। या फिर आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के तौर पर भी आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि डिजिटल खानाबदोश रणनीति किस देश ने शुरू की है, तो ये कनाडा ने शुरू की है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चले तो कनाडा का यहाँ पे देख लीजिए मैप में कहाँ पे दिखेगा, तो ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये पूरा।
और यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला पार्ट, ये पूरा कनाडा का पार्ट है, ठीक है, ये यूएस है और ये है मैक्सिको। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश में मोटोफोवा कंक्रीट वाटर सिस्टम परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि से यहाँ पे 7 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा भारत। तो ये किस देश को प्रदान करेगा भारत, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तुवालू। तुवालू जो देश है ना, ये प्रशांत का एक द्वीपीय देश है। प्रशांत मतलब प्रशांत महासागर जो है ना, उसका एक द्वीपीय देश है तुवालू, ठीक है। तो तुवालू में एक मोटोफोवा करके एक पब्लिक स्कूल है, एक ही वहाँ पे पब्लिक स्कूल है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एक ही पब्लिक स्कूल है जिसका नाम है मोटोफोवा पब्लिक स्कूल। वहाँ पे कंक्रीट वाटर सिस्टम बनाया जाएगा, यानी कि वहाँ पे एक बड़ी सी पानी की टंकी बनाई जाएगी, जिससे कि उस जो पब्लिक स्कूल में बच्चे हैं ना, उनको एक क्या मिल सके, स्वच्छ पानी मिल सके, ठीक है, उनको स्वच्छ पानी मिल सके। क्योंकि पानी की वजह से, खराब पानी, प्रदूषित पानी पीने की वजह से वहाँ के बच्चों की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। तो इस संदर्भ में भारत उनको मतलब स्वच्छ पानी दिलाने के लिए एक बड़ी सी पानी की टंकी लगाएगा। उसके लिए भारत ने 7 लाख अमेरिकी डॉलर की सहयोग राशि देने का वादा किया है। और ऐसा बोला किसने, जो रुचिरा कंबोज जी हैं, जो यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कहा कि भारत यहाँ पे 7 लाख अमेरिकी डॉलर देने वाला है। और कैसे, कहाँ से देगा भारत 7 लाख अमेरिकी डॉलर, तो भारत ने जो ये संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पे देखिए इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो फंड बना रखा है उसमें से देगा। अब इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड कब बन गया, ये 2017 में बना था। भारत ने जो विकासशील देश है ना, जो ग्लोबल साउथ में जो विकासशील देश है ना, उनको विकसित करने के लिए, कहने का मतलब उनकी हेल्प करने के लिए भारत ने ये फोरम फंड बनाया था। और ये है ग्लोबल साउथ के विकासशील देश, ठीक है। इनकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। लिस्ट क्या है, मैप के देख सकते हैं, जैसे कि ये पूरा ग्लोब का मैप है, ठीक है, ये पूरा ग्लोब का मैप है। ये नॉर्थ ग्लोब है, ये साउथ ग्लोब है। तो साउथ ग्लोब में ज़्यादातर विकासशील देश ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इनकी हेल्प करने के लिए भारत ने ये फंड बनाया था, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, ठीक है। और इसमें अभी देखें तो भारत के साथ साथ लैटिन अमेरिका के देश, कैरेबियाई देश, अफ्रीकन देश, ठीक है, ये सब भी जुड़ गए हैं। अब ये कहेंगे कि भारत का अचानक इतना तुवालू पे प्यार कैसे आ गया कि तुवालू देश को ये पैसा दे रहा है। तो देखिए अभी हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इस समय, नरेंद्र मोदी जी, वो गए थे पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पे, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी देखने को मिलेगा। जूम करके देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया है। इसके नॉर्थ साइड जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा पपुआ न्यू गिनी। यहाँ की यात्रा पे गए थे और यहाँ पे एक पपुआ न्यू गिनी में फिपिक सम्मेलन हुआ था। फिपिक सम्मेलन हुआ था यानी कि फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन सम्मेलन हुआ था। तो वहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम जो यहाँ पे द्वीपीय देश है प्रशांत महासागर के, उनकी हेल्प के लिए कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं और उसी अनाउंसमेंट के तहत ये सहयोग दिया जा रहा है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैप देख लीजिए, आप यहाँ पे दिखेगा फिपिक कंट्री, यहाँ दिखेंगे आपको प्रशांत महासागर में, जिसमें से आपको यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी दिख जाएगा और यहाँ पे दिख जाएगा तुवालू, ठीक है। तुवालू पोलिनेशिया का पार्ट है और मेलानेशिया का पार्ट है पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगर तुवालू की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो तुवालू की जो राजधानी है ना, वो है फूनाफुटी। तुवालू की राजधानी फूनाफुटी है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ओके। और इसकी जनसंख्या की बात करें अगर, तो लगभग 12 से 13 हज़ार यहाँ की जनसंख्या है तुवालू की, ओके। तो चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में वीर सावरकर पे एक लेसन जोड़ने के लिए, एक अध्याय जोड़ने की बात की है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है कि वीर सावरकर पे एक ये लेसन जोड़ेंगे और ऐसा शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और ये है मैप में आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल और इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आगे चलें तो बढ़ते साइबर खतरों के मद्देनज़र देश के साइबर सुरक्षा उपायों को उन्नत करने के लिए घरेलू रूप से विकसित नया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, ये आपको बताना है। यानी कि घर पे, यानी कि भारत में इसको डेवलप किया गया है। अब भारत माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका इस्तेमाल न करके इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेगा और इसका नाम है माया, ठीक है। इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है माया और ये भारत में खुद बना है और इसमें जितने भी डाटा जाएंगे वो भारत के पास ही रहेंगे, ठीक है। तो जिससे कि साइबर सुरक्षा में भारत काफ़ी आगे हो सकता है, ठीक है। आगे चलें, एक और प्रश्न के यहाँ पे न्यूज़ के तौर पर देख सकते हैं कि डोम का नाम आपने सुना होगा, यानी कि डीप ओशन मिशन।
यहाँ पे डीप ओशन मिशन की बात हो रही है, यानी कि समुद्र की गहराई में जाने की बात हो रही है, इससे संबंधित प्लान बनाया जा रहा है। चलिए ठीक है, समुद्र की गहराई में आप जाएंगे, मान लीजिए आप समुद्र की गहराई में 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए कुछ इक्विपमेंट भी चाहिए, कुछ पनडुब्बी जैसी एक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो ये है पनडुब्बी जैसा स्ट्रक्चर, जिसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000, यानी कि 6000 मीटर की गहराई में जाना है, 6 किलोमीटर गहराई में जाना है, तो इसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। और इसके तहत ये पहला मानवयुक्त समरसेबल होगा जो भारत की तरफ से लॉन्च किया जाएगा और समुद्र की गहराई में जाएगा, और इसे समुद्रयान भी कहा जा रहा है। और इसमें 3 व्यक्ति बैठ के समुद्र की गहराइयों में जाएंगे। क्या करने के लिए जाएंगे कि वहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट है संसाधनों की, रिसोर्सेज की, उसका पता लगाएंगे, उसका क्या यूज है, यहाँ पे कितना मतलब संसाधन अवेलेबल है भारत के लिए जो ब्लू इकोनॉमी के रूप में काम करेगा। तो इस बात को भी वहाँ पे देखा जाएगा जो भारत के विकास में काफ़ी अहम योगदान देगा। ठीक है, अगर मैं इस मत्स्य 6000 की बात करें तो इसके निर्माण में ना इसरो और NIOT ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं। इसरो के बारे में आप जानते होंगे, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और जो NIOT है इसे हम राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये सब लोग मिल के ये बना रहे हैं। आगे चलें तो अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के यूज पर यानी कि प्रयोग पर, आप होमोसेक्सुअलिटी शब्द नहीं बोलेंगे या फिर आप न्यूज आर्टिकल या मीडिया में कहीं इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यूज पर प्रतिबंध लगा दिया किसने, तो इराक देश ने ऐसा किया है। इराक देश ने ऐसा किया है। ठीक है, इनका क्या कहना है, ये कह रहे हैं कि इराक वाले कह रहे हैं ना, इराक के जो वहाँ प्रशासन है, वहाँ के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी से दे मस्ट यूज सेक्सुअल डिवाइंस। ठीक है, डेवियंस कह सकते हैं, डेवियंस कह सकते हैं, यानी कि आप होमोसेक्सुअलिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, इसको बैन किया गया है इस शब्द को इस्तेमाल करने पे। ठीक है, आप इराक में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसकी जगह कह सकते हैं सेक्सुअल डिवियंस। ठीक है, सेक्सुअल डिवियंस कह सकते हैं उसकी जगह, बल्कि होमोसेक्सुअलिटी शब्द का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करना है, आप सेक्सुअल डेवियंस का शब्द का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। अब ये उनका अपना अलग फंडा है कि हमारे जो लॉ है या फिर जो हमारा ग्रंथ है उसमें इस तरह के शब्दों की मनाही की गई है। ठीक है, तो ये इराक कहना चाहता है। और ये देखिए, ये जो कलर आप देख रहे हैं रैम्बो टाइप का, ये जो रैम्बो कलर देख रहे हैं ना, इसको जलाया जा रहा है। ये LGBTQ यानी कि जिसमें होमोसेक्सुअलिटी भी आता है, उनका ये फ्लैग एक तरह से कहा जाता है और इसको जलाया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। इराक की बात करें तो इराक की लोकेशन देख लीजिए, इतना सुंदर भारत है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा मिडल ईस्ट एशिया, और इसी के पास दिखेगा आपको इराक। ठीक है, इराक की राजधानी है बगदाद, और यहाँ पे है इसकी लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ दिख जाएगा, और यहाँ पे दिखेगा लाल सागर। ठीक है, रेड सी। आगे चलिए, तो LGBTQ समुदाय के बारे में मैं बताऊं तो L जो होता है ना LGBTQ में, तो L का मतलब होता है लेस्बियन। ठीक है, L का मतलब होता है लेस्बियन, G का मतलब होता है गे, और B का मतलब होता है बाईसेक्सुअल, T का मतलब ट्रांसजेंडर, और Q का मतलब होता है क्यूरिंग। ठीक है, इनका आप मतलब यानी कि फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ओके, और होमोसेक्सुअलिटी कहने का मतलब वो होता है कि समलैंगिकता कहने का मतलब वो होता है कि जब एक पुरुष एक दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित होता है तो उसे होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं। जब महिला दूसरे महिला के प्रति आकर्षित होती है तो उसे भी होमोसेक्सुअलिटी ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसे आप सेपरेट बोलेंगे तो जब कोई महिला के प्रति आकर्षित होती है तो उसे होमोसेक्सुअलिटी तो बोलते ही, साथ ही साथ उसे हम लेस्बियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इतनी सारी जानकारी मिली आपको। अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसे हम NRF बिल भी कहते हैं, इसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया। ठीक है, इसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया, तो इसके संदर्भ में कुछ कथन है, आपको बताना है क्या सत्य है। क्या इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, तो सही है, इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। पदेन अध्यक्ष किसे कहते हैं, पदेन अध्यक्ष उसे कहते हैं जो किसी पोस्ट पे पहले से है, और अगर कोई और पद निकल रहा है तो वो ऑटोमेटिक उस पोस्ट पे होने के कारण उसका अध्यक्ष बन जाए, तो उसे हम पदेन अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई हमारे देश का उपराष्ट्रपति है, जैसे जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं इस समय, तो अगर वो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति चुने गए, लेकिन वो ऑटोमेटिक पदेन सभापति कहे जाते हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो ऐसे ही इसका भी फंडा है। तो इसके पदेन अध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, और इसमें 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सोचिए, बहुत ही बड़ा अमाउंट खर्च किया जाएगा, 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो ये भी सही है। इसके तहत देश में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये भी सही है।
ये रिसर्च और डेवलपमेंट कोई छोटा शब्द नहीं है, इसको छोटा आप बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। और रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करें ना, तो इसके माध्यम से हम तमाम तरह के खोज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला समुद्रयान भारत में जो भेजेगा समुद्र के नीचे 6000 मीटर गहराई में, तो क्या ऐसे ही हो जाएगा कि बिना रिसर्च और डेवलपमेंट के ही हो जाएगा? नहीं, रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। आने वाले समय में अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे, स्पेस वर्क में काम नहीं करेंगे, साइबर सुरक्षा पे काम नहीं करेंगे, समुद्र के मसलों को लेके काम नहीं करेंगे, अब ब्लू इकोनॉमी यानी कि समुद्र में जो भी गड़ा हुआ है कह सकते हैं रिसोर्सेज, उसको ढूंढने के लिए काम नहीं करेंगे, तो आप समझ लीजिए पीछे रह जाएंगे, ठीक है। आप 2047 तक विकसित नहीं बन पाएंगे, जो भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित होने का, तो नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करना है कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस करना है। उसी लिए NRF बिल लाया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ मानसून सत्र की बात हो रही है, तो मानसून सत्र में बता दूं कि भारत के जो संसद है उसमें 3 तरह के सत्र चलाए जाते हैं। एक तो होता है बजट सत्र, ठीक है। एक होता है बजट अधिवेशन या बजट सत्र जो होता है जो फरवरी से मई तक चलता है। एक होता है मानसून सत्र जो अभी इस समय चल रहा है, ये जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है। उसके बाद एक होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और प्रोजेक्ट विस्टा के तहत अभी नया संसद भवन बनाया गया, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है अभ्यास तरंग शक्ति। इस अभ्यास का नाम है तरंग शक्ति, ठीक है। ये अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी कर रहा है, तो इसका नाम है तरंग शक्ति। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना वड्डी योजना की शुरुआत की है, और इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना। इसका उद्देश्य बच्चों के परिवारों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनको पैसा दिया जाएगा। कितना पैसा दिया जाएगा? 15,000 रुपया दिया जाएगा। बच्चे के परिवार में जो भी सदस्य है, जो भी गार्जियन है, खासकर महिला को 15,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि बच्चों को आप ये कह के ना स्कूल भेजने के लिए मतलब मना करें कि इसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, इसके लिए पढ़ने के लिए कापी कलम किताब नहीं है, ठीक है। तो ये सब बहाना नहीं चलेगा। बच्चों को प्रॉपर स्कूल भेजना है और उनकी अटेंडेंस को बढ़ानी है और उनकी इनरिचमेंट को बढ़ानी है स्कूलों में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार का जो योजना कौन सरकार लाई है? तो आंध्र प्रदेश सरकार लाई है। आंध्र प्रदेश को यहाँ पे देख लीजिए, ये भारत का मैप है और यहाँ पे दिखेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पुलिस की ताकत को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन इकाई की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब है चेन्नई में। चेन्नई में अभी हाल ही में, यानी कि तमिलनाडु के चेन्नई में यहाँ पे हाल ही में एक पुलिस ड्रोन इकाई की शुरुआत की गई है, और भारत में इस तरह से पहला कोई इकाई बना है ड्रोन से संबंधित। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। हाल ही में मनाया गया चिखल कालो उत्सव का संबंध किस राज्य से है ये आपको बताना है। चिखल कालो उत्सव का संबंध गोवा राज्य से है, और ये भगवान श्री कृष्ण के याद में मनाया जाता है। उनको सम्मानित करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए ये जो महोत्सव है या त्यौहार है मनाया जाता है चिखल कालो उत्सव, ठीक है। इसमें लोग क्या करते हैं? कीचड़ में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी खेला करते थे, वैसे यहाँ पे लोग खेल के उनको याद करते हैं, ठीक है। उनके सम्मान में ये मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो हाल ही में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को किस देश ने जीता है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत ने अभी हाल ही में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को भारत ने जीत लिया है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो फिलहाल आज की करंट में इतना ही। डेली करंट अफेयर में यहाँ वीडियो लाता हूँ, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं कल के वीडियो में।